एक शख्स जो कभी काराकास की सड़कों पर बस चलाता था, लेकिन आज वो वेनेजुएला का सबसे ताकतवर आदमी है। निकोलस मादुरो। कैसे एक साधारण बस ड्राइवर ने पूरे देश पर कब्जा जमाया और खुद को तानाशाह बना लिया। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, राजनीतिक चालबाजी और सत्ता की भूख की। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रुद्र। निकोलस मादुरो का जन्म 1962 में हुआ काराकास में। एक वर्किंग क्लास फैमिली से वो ताल्लुक रखते थे। उनके पिता यूनियन लीडर थे जो उन्हें राजनीति की दुनिया से जोड़ते थे। स्कूल के दिनों में मादुरो को रॉक म्यूजिक का शौक था। वो एक बैंड में बेस गिटार बजाते थे, लेकिन सपने हकीकत से टकराए और वो 20 साल की उम्र में बस ड्राइवर बन गए। काराकास मेट्रो बस में काम करते हुए उन्होंने यूनियन बनाई और मजदूरों के हक के लिए लड़ना शुरू किया। ये वो दौर था जब वो सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित हुए, क्यूबा गए, वहां कम्युनिस्ट ट्रेनिंग ली, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट था ह्यूगो चावेज से मिलना। 1990 के दशक में चावेज ने बोलिवेरियन रिवॉल्यूशन शुरू किया। गरीबों के लिए सोशलिज्म का एक सपना था। मादुरो उनके साथ जुड़े। 1992 के असफल तख्ता पलट में शामिल हुए, जिसके लिए चावेज जेल भी गए। चावेज 1998 में राष्ट्रपति बने तो मादुरो को मौका मिला। साल 2000 में वो नेशनल असेंबली के मेंबर चुने गए, फिर विदेश मंत्री बने, जहां उन्होंने ईरान, रूस और चीन से दोस्ती बढ़ाई। चावेज ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। 2012 में कैंसर से लड़ते हुए चावेज ने कहा, उन्होंने संदेश दिया कि मादुरो को चुनो। 2013 में चावेज की मौत के बाद मादुरो वाइस प्रेसिडेंट से इंटरिम प्रेसिडेंट बने, फिर स्पेशल इलेक्शन जीता, लेकिन विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया। यहां से शुरू होता है असली ड्रामा। मादुरो ने चावेज की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। तेल की कीमतें बढ़ी, तेल की कीमतें गिरी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया और भुखमरी वेनेजुएला में फैल गई। 2017 में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन मादुरो ने सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, असेंबली को भंग कर दिया और नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जो सिर्फ उनके समर्थकों की थी। विपक्ष को जेल भेजा गया, मीडिया पर सेंसरशिप हुई और चुनावों में धांधली। 2018 का इलेक्शन भी मादुरो ने जीता, लेकिन कई देशों ने इसे सही नहीं माना। 2019 में जुआन गाइडो ने खुद को इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित किया, लेकिन मादुरो ने सेना के बल पर कुर्सी अपनी बचा ली। फिर 2024 का इलेक्शन हुआ। मादुरो ने जीत का दावा किया एक बार फिर से, लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये वोटिंग फ्रॉड वोटिंग थी। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी सवाल उठाए, प्रदर्शन हुए, दर्जनों मौतें हुई। जनवरी 2025 में मादुरो का तीसरा टर्म शुरू हुआ और अब वेनेजुएला को इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप कहा जाता है, जहां चुनाव तो होते हैं, लेकिन नतीजे हमेशा फिक्स रहते हैं और इस केस में हमेशा मादुरो जीतते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक कैदी और अर्थव्यवस्था का पतन, ये सब मादुरो की तानाशाही की गवाही देते हैं। रूस, चीन, ईरान जैसे देश उनका साथ देते हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप सैंक्शंस लगाते रहे हैं। 2026 में भी मादुरो सत्ता में है, लेकिन देश में संकट है। यूएस से तनाव है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, गरीबी चरम पर है। मादुरो खुद को सुपर हीरो कहते हैं, लेकिन आलोचक और ज्यादातर दुनिया उन्हें तानाशाह मानती है। क्यों? क्योंकि चुनावी धोखाधड़ी, दमन और भ्रष्टाचार के लिए। चावेज की मौत के बाद से मादुरो ने सत्ता को परिवार की तरह ट्रीट किया, अपनी पत्नी और रिश्तेदारों को अहम पोस्ट पर बैठा दिया। लेकिन मादुरो एक बार फिर से चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सत्ता पर काबिज होने के बाद से अमेरिका के साथ लगातार तनाव बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि कैसे एक बस ड्राइवर ने सोशलिज्म के नाम पर सत्ता हथिया ली, लेकिन देश को तबाह कर दिया। क्या वेनेजुएला कभी वापस लोकतंत्र की राह पर लौटेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।